फ्रेंड्स, शिक्षा केंद्र में आपका स्वागत है। आज हम विज्ञान का प्रश्न पत्र प्रारूप 2 मॉडल सेट लेकर आया हूँ। ठीक है, जो जैक्स द्वारा प्रकाशित जो प्रश्न पत्र प्रारूप 2 है, ठीक है, उसका पूरा सॉल्व लेकर आया हूँ। यदि आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा, जिससे कि आगे आने वाले जो वीडियो जो प्रश्न पत्र प्रारूप 3 है उसको आपको पहले मिलेंगे। ठीक है, पूरा सॉल्व किया गया है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हम सॉल्व करते हैं और इसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भोग विकल्पीय प्रश्न है। ठीक है, यदि एक आपतित किरण अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से दिए गए चित्र के अनुसार गुजरती है तो परावर्तित किरण क्या होगी। चित्र में दिया गया है, आपतित किरण दिया गया है और परावर्तित किरण क्या होगी। मतलब आपतित किरण आ रहे हैं और इस अवतल दर्पण के परावर्तक पृष्ठ पर टकराने के बाद क्या होता है, परावर्तित ये हो जाती है। तो क्या पूछ रहा है, तो किस तरह से होगा, ये अपने पथ पर क्या होगा, अपने पथ पर पुनः लौट जाएगी। ठीक है, इसी पथ पर रिटर्न चले जाएगी। ठीक है, ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु को उत्तल लेंस के सामने रखे जाने पर निर्मित प्रतिबिंब होता है। कोई भी वस्तु को उत्तल लेंस होता है, ठीक है, उसके सामने जब हम रखेंगे वस्तु को, ठीक है, तो उसका प्रतिबिंब क्या होता है, हम आभासी और क्या बनता है, वास्तविक बनता है। ठीक है, ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि आपतित किरण कांच में है, ठीक है, और अपवर्तित किरण हवा में है तो आपतन कोण क्या होगा। ठीक है, ये क्या होगा, आपतन कोण क्या हो जाएगा, इसमें सही आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, आपतन कोण से अपवर्तन कोण जो है क्या होगा, अधिक होगा। ठीक है, अपवर्तन कोण अधिक होगा आपतन कोण से। ठीक है, ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। उसके बाद है, प्रकाश किरण अभिलंब से दूर चली जाती है। तो प्रकाश किरण अभिलंब से दूर चली जाती है कौन सा माध्यम में, ये विरल माध्यम में चली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत धारा आई विभवांतर को भी प्रतिरोध आई के बीच संबंध है। ठीक है, तीनों आई भी आर के संबंध है। हम जानते हैं ओम का नियम से, ओम का नियम में क्या बताता है, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, यानी V इज समानुपाती आई होता है। तो V इक्वल टू क्या होता है, जब समानुपाती हटता है तो R कांस्टेंट होता है, R को होता है प्रतिरोध कांस्टेंट, यानी RI होता है। तो अब V इक्वल टू RI कहाँ है, तो यहाँ 1 नंबर में है, V इक्वल टू RI। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, V इक्वल टू RI। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही विकल्प को चुने। ठीक है, पहला है, पीएच स्केल का पारस होता है। हम जानते हैं कि अम्ल क्षार लवण जो अध्याय थे, उस अध्याय में अम्ल क्षार लवण के तो अम्ल और क्षार का जो पीएच स्केल था कितना था, उसमें 0 से 14 तक होता है, बीच वाला 7 होता है। तो रेंज कितना है, 0 से 14 तक होता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा इसका 4 नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाय है, चाय क्या है, चाय अम्लीय है या फिर क्षारीय है या फिर उदासीन है, इनमें से कोई नहीं है। तो चाय जो होता है ना, चाय एक अम्लीय होता है, 1 नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएच चार्ट के दोनों सिरों पर दिखाई देने वाला रंग, पीएच चार्ट होता है ना, कलर चार्ट होता है, तो दोनों सिरों, एक सिरे और दूसरे सिरे, एक सिरे लाल होता है, दूसरे नीला होता है। तो ऑप्शन इसका सही हो जाएगा 1 नंबर। ठीक है, इसका आंसर लिखिएगा 1 नंबर। ठीक है, उसके बाद आता है, नीले लिटमस पत्र पर दोनों हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने पर लिटमस पत्र का रंग हो जाता है। तो लिटमस पत्र का रंग क्या हो जाता है, लाल हो जाता है। हम जानते हैं क्या हो जाता है, लाल हो जाता है। ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। उसके बाद है, वह धातु जो सांद्र H2SO4 अम्ल से अभिक्रिया कर SO2 गैस बनाती है। तो SO2 गैस बनाती है। ठीक है, एसिड गैस क्या बनाती है, वह, इसका सही आंसर हो जाएगा जिंक। ठीक है, जिंक बनाती है। ठीक है, उसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं। तो इसका एक शब्द या एक वाक्य में देना है, इसको जनित्र कहते हैं। क्या बोलता है, जनित्र कहते हैं। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को जनित्र कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र लिखिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये पूछा ही जाता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्या होता है, Na2CO3 इंटू 10H2O। ठीक है, ये धोने वाला का रासायनिक सूत्र है। दोस्तों, मेरे वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, फिर से बोल रहा, तो सब्सक्राइब कीजिएगा, तो नेक्स्ट जो प्रश्न पत्र प्रारूप आप 3 आपको इस विज्ञान का पहले मिलेंगे। ठीक है,
और बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट है जो आपको मिलते रहेंगे डिस्कस के साथ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ऐसी अधातु का नाम लिखिए जो गैसीय अवस्था में पाई जाती है। एक ऐसी अधातु का नाम बताइए जो गैसीय अवस्था में पाई जाती है। अधातु की बात करें, ये ऑक्सीजन है, ठीक है। ऑक्सीजन ऐसी गैस है जो गैसीय अवस्था में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर, किलोवाट घंटा किस राशि का मात्रक है? ये क्या है? ऊर्जा का, क्या है? ऊर्जा का ऐसा मतलब है, ठीक है, किलोवाट घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये अंकित प्रश्न है जो कि है फिजिक्स से दिया गया है, ठीक है। 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले उत्तल दर्पण से कोई बीम मतलब वस्तु 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। प्रतिबिंब की स्थिति आवर्धन ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो हम जानते हैं उत्तल दर्पण जो होता है, ठीक है, उत्तल दर्पण हुआ, मान लो ये है, ठीक है, इधर क्या हुआ है, उत्तल दर्पण है, ठीक है। तो इसमें मुख्य अक्ष पास होगा और इधर कोई वस्तु रखा गया है, ठीक है ना। कितना होता है? यू इधर होता है, हम जानते हैं उत्तल दर्पण के इधर वाला का यू होता है। यू रखते हैं मतलब वस्तु की दूरी कितना दिया गया है? 20 सेंटीमीटर दिया गया है, ठीक है। उसके बाद दिया गया है एफ कितना होता है? एफ दिया गया है एफ मतलब कितना दिया, सॉरी, इसमें से क्या दिया गया, देखिए इसमें से दिया गया है बीम इतना सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है उत्तल दर्पण के, है ना, इतना मीटर दूरी पर रखा गया, मतलब यू कितना दिया है? यू -20 हो जाएगा। क्यों माइनस होगा? उत्तल दर्पण का लेफ्ट साइड में वस्तु होता है, वस्तु को हम लोग यू को हम लोग माइनस में लेते हैं। बाद बाकी एफ और जो आर का मान होता है यानी वो क्या होता है? प्लस में लेते हैं साइन, ठीक है, और प्रतिबिंब भी प्लस लेते हैं, ठीक है। तो चलिए लिखते हैं, आर दिया गया, देखिए इसीलिए आर इसमें 30 लिया गया है, एफ 30 हाँ 30 दिया गया है, ठीक है, और इसका एफ कितना दिया गया है? 15 है, ठीक है। उसके बाद इसका एफ का मान यू 20 सेंटीमीटर दिया गया है, ठीक है। यू कितना दिया है? 20 सेंटीमीटर। चलिए तो दर्पण का सूत्र लगाते हैं, वाला लगा दीजिएगा, ठीक है। एफ का मान ये जब 1/f होगा इधर आ जाएगा, ठीक है। इसको एफ का वैल्यू 15 है और 20, ठीक है, लिख देंगे और इस तरह से हो जाएगा। तो इस तरह से आपको कैलकुलेशन कर लेना है, ठीक है। आपको कमेंट करके इसका आंसर देंगे, यदि कोई प्रॉब्लम हो रहा तो, है ना, पूछ सकते हैं। और उसके बाद आवर्धन निकालेंगे। आवर्धन का सूत्र दिया गया है -v/u दिया गया है, ठीक है। तो -v/u, v का मान कितना निकला यहाँ से? इतना 60/7 निकला है ना, उसी को यहाँ पुट कर देंगे। और u का मान तो जानते हैं 20 दिया गया है, ठीक है, -20, ठीक है। उसको करने से कितना आंसर आएगा? इतना आएगा 0.43 सेंटीमीटर, ठीक है। तो प्रतिबिंब की 8.57 सेंटीमीटर की दूरी बनेगी और इतना गुनी बनेगी, 0.43 गुनी बनेगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नीचे दिए गए आरेख को खींचकर उपयुक्त किरणों की सहायता से AB का प्रतिबिंब बना के दिखाइए। इस तरह से आपको दिखाना है, ठीक है, ड्राइंग करके दिखाया गया है। तो आप इसको इस तरह से प्रतिबिंब दिया गया है। तो वस्तु मतलब कहाँ रखा गया है? P और F के बीच रखा गया। हम जानते हैं P और F के बीच रखते हैं तो प्रतिबिंब कहाँ बनते हैं? अवतल दर्पण में, और दर्पण के पीछे बनता है। तो इस तरह से दर्पण के पीछे बना दीजिएगा, ठीक है, इस तरह से बना दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला क्वेश्चन है, इसमें नो का अवतल लेंस के चश्मे का उपयोग करके किस दृष्टि दोष को दूर किया जा सकता है? ठीक है, ये हम जानते हैं निकट दृष्टि दोष का दूर किया जा सकता है, ठीक है। अवतल लेंस का जो उपयोग करेंगे इसको निकट दृष्टि दोष का दूर किया जा सकता है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखते हैं 2 नंबर है, मानव के सामान्य दृष्टि के लिए, है ना, बिंदु नेत्र से कितनी दूरी पर होते हैं? कितनी होती है? अनंत पर होती है, ठीक है। सामान्य दृष्टि के लिए बिंदु नेत्र कितना होता है? अनंत पर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, 10वां नंबर, ठीक है। एक है, अम्ल को तनुकृत करते समय यह क्यों अनुशंसित करते हैं, है ना, कि अम्ल को जल से मिलाना चाहिए ना कि जल को अम्ल में? इसका क्या होगा आंसर? इसका उत्तर हो जाएगा, जल में अम्ल या क्षारक के घुलने की प्रक्रिया अत्यधिक उष्माक्षेपी होती है, ठीक है। सांद्र नाइट्रिक अम्ल या सल्फ्यूरिक अम्ल को जल में मिलाने के समय, ठीक है, मिलाते समय अत्यधिक सावधानी रखनी चाहिए, क्योंकि अम्ल को हमेशा धीरे धीरे तथा जल को लगातार हिलाते हुए जल को मिलाना चाहिए। सांद्र अम्ल
में जल मिलने पर बहुत ऊष्मा उत्पन्न होती है, जिसके कारण मिश्रण उछलकर बाहर आ जा सकता है तथा व्यक्ति जल सकता है। और ठीक है, और इसे क्या करना चाहिए, कांच का पात्र अधिक स्थानीय ताप के कारण टूट जाता है। ठीक है, इसका आंसर यही लिखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर, निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। ठीक है, आपका पहला क्वेश्चन है सोडियम और जल दिया गया, सोडियम प्लस जल एरो सोडियम हाइड्रोक्साइड जल बन रहा है, तो इसको रासायनिक समीकरण का संतुलित बनाना है। तो रासायनिक समीकरण का हम जानते हैं, सोडियम का कितना दिया गया, सोडियम को हम लोग Na लिखते हैं, Na लिखा गया प्लस, उसके बाद जल बोला है तो जल को H2O लिख देंगे। ठीक है, और इसका समीकरण करेंगे। ठीक है, समीकरण का संतुलित, तो इसमें क्या होगा, NaOH बनता है सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस क्या बनता है, H2 बनता है। ठीक है, तो इसमें देखना सोडियम लेफ्ट साइड राइट साइड परमाणु की संख्या बराबर करना है। तो सोडियम यहाँ एक है, इधर एक है, सही है। हाइड्रोजन 2 है लेफ्ट साइड में, राइट साइड में हाइड्रोजन 3 है। ठीक है, और ऑक्सीजन 2 है। तो हम यहाँ पर सोडियम के आगे सोडियम हाइड्रोक्साइड के 2 लगा देंगे तो हो जाएगा सोडियम 2, तो इधर भी सोडियम 2 लगाना है। ठीक है, और हाइड्रोजन यहाँ 2 है तो इधर हाइड्रोजन 4 हो गया, तो इसके हम 2 लगा देंगे तो हाइड्रोजन 4 ऑक्सीजन 2, इधर भी ऑक्सीजन 2, अभी पूरा कंप्लीट हो गया है। ठीक है, इस तरह से पूरा आप दोनों एरो के दोनों साइड आपको परमाणु की संख्या बराबर करना होता है। ठीक है, उसके बाद 2 नंबर दिया गया है कैल्शियम कार्बोनेट यानी CaCO3 दिया है, इसमें दिया है CaCO3 कैल्शियम ऑक्साइड बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। इसमें देखिए कैल्शियम एक है, राइट साइड में कैल्शियम एक है, बराबर है, कार्बन एक है लेफ्ट साइड में, राइट साइड में कार्बन एक है, बराबर है, ऑक्सीजन इधर 3 है लेफ्ट साइड में और ऑक्सीजन राइट साइड में 3 है इधर भी, इसलिए दोनों बराबर है। इस तरह से इसका पहले से बराबर दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। दोस्तों मेरे वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, दिए गए चित्र को देखिए और निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, चित्र को देखिए, इसमें क्या क्या है, चित्र को देखने से पता चलेगा। एक बीकर दिया गया, ठीक है, जल दिया गया है और कैल्शियम ऑक्साइड दिया गया है। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, एक पूछा गया है इस प्रयोग से किस यौगिक का निर्माण होगा, अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। इसमें क्या पता चल रहा है, एक कांच है, एक जल है और कैल्शियम ऑक्साइड, हम जानते हैं जल है और कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड दिया है और जल दिया है, दोनों को अभिक्रिया कराने से क्या बनता है, कैल्शियम ऑक्साइड। देखो कैल्शियम ऑक्साइड हो गया प्लस कैल्शियम ऑक्साइड और जल मिलाते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनते हैं, CaOH2 बनता है, क्या बनता है, CaOH2 बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। अब लिख दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर 1 नंबर क्वेश्चन हम लिखा गया है। ठीक है, 1 नंबर इस तरह से समीकरण लिख देंगे। उसके बाद पूछा है 2 नंबर, यह अभिक्रिया उष्माक्षेपी है या उष्माशोषी है, इसमें से क्या निकलता है, उष्मा ज़्यादा निकलता है, हम जानते हैं जिसमें ज़्यादा उष्मा निकलता है यानी उष्माक्षेपी अभिक्रिया करेंगे। तो उष्माक्षेपी अभिक्रिया किसको कहेंगे, ऐसे अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के पश्चात वो बहुत ऊर्जा निकलता है, तो ऊर्जा निकल रहा है उष्मा। ठीक है, उष्मा निकलता है उष्माक्षेपी में, तो 2 नंबर इसका आंसर हो जाएगा इसका उष्माक्षेपी। ठीक है, उसके बाद हो रहा है 13 नंबर के 1, घरेलू विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम संयोजन का प्रयोग क्यों नहीं किया जाता है, इसका सही आंसर होगा। देखिए इसका घरेलू में इसीलिए नहीं किया जाता है, इसका एक बारी से करते हैं। ठीक है, अगर घर के बल्ब या ट्यूबलाइट को श्रेणीक्रम में जोड़ा जाए तो प्रतिरोध बहुत अधिक हो जाता है, फलस्वरूप परिपथ में बहने वाली धारा का मान घट जाता है। इसके अतिरिक्त परिपथ के किसी एक जगह है ना भंग हो जाने से संपूर्ण परिपथ भंग हो जाता है तथा विद्युत प्रवाह बंद हो जाता है, इसे इसको लिखेंगे 1 नंबर। उसके बाद है 2 नंबर का, चित्र दिया गया परिपथ के आधार पर निम्नलिखित परिकलित कीजिए। जो चित्र दिया गया है, ठीक है, ये चित्र दिया गया है, इसमें प्रतिरोध दिया गया 10, 5 है, 10 है, 30 है और इसमें 12 वोल्ट का एक बैटरी जुड़ा गया है, एमीटर जोड़ दिया गया है। ठीक है, करंट पास कर रहे हैं। तो पूछ रहे हैं यहाँ पर 1 नंबर क्वेश्चन, प्रत्येक प्रतिरोध के प्रवाहित धारा का मान ज्ञात करें। इसमें धारा का मान ज्ञात करना है आपको। ठीक है, धारा का मान कैसे ज्ञात करना है, सबसे पहले आप लिखेंगे I1 लिखेंगे। I1 कितना दिया गया है, धारा का मान 12 दिया गया है। ठीक है, इसमें भी कितना दिया है, 12 वोल्ट का दिया है, तो इसमें सबसे पहले I1 निकालेंगे, V/R1 करेंगे, क्योंकि तीन R दिया गया है, 3 प्रतिरोध दिया गया है, सबके लिए अलग अलग निकालेंगे, लेकिन वोल्ट जो है ये तीनों के लिए बराबर है। तो I1 इक्वल टू R1 कितना दिया है, R1 कितना दिया, 5 दिया है, पहले 5 क्या करेंगे, 5 तो 12/5 हो गया,
फिर I2 कितना निकालेंगे, I2 निकाल रहे हैं, यानी I2 इक्वल टू क्या होगा, V/R2 होगा। ठीक है, तो V/V की V का मान कितना है, 12 है, और R2 मतलब 10 है। ठीक है, इसे हो जाएगा। फिर R3 भी इसी तरह से लिखेंगे, यहाँ R3 लिखा गया है, देखिए यहाँ पर R3 लिखा गया, इस तरह से लिखाना है, तीनों का वैल्यू इस तरह से निकाल दिया गया है। तो उसके बाद टोटल करंट निकालेंगे। टोटल करंट क्या हो जाएगा, टोटल कुल धारा कितना हो जाएगा, करंट I1 प्लस I2 प्लस I3 यहाँ पर जोड़ा गया है, फिर तीनों को जोड़ देंगे, 4 एम्पियर आ रहा है। ठीक है, तो उससे 4 एम्पियर आया। उसके बाद पूछा है 2 नंबर, विद्युत धारा का मान हो गया। फिर परिपथ का कुल प्रतिरोध कितना होगा, प्रतिरोध कितना होगा, सबको जोड़ देंगे, सबको जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, प्रतिरोध आ जाएगा। क्या पर परिपथ में कुल धारा का मान हो गया, परिपथ में कुल प्रभावी प्रतिरोध कितना होगा, कुल प्रभावी प्रतिरोध क्या, और आर इक्वल टू V/I होगा। आई का मान हम टोटल जो निकालें उससे कितना, 4 एम्पियर है। ठीक है, V का मान कितना, 12 है, और आई कितना है, 4 है, 4 या 12 यानी 3 एम्पियर हो जाएगा, 3 ओम हो जाएगा, सॉरी। तो इसका आर का मात्रा क्या होता है, ओम होता है। ठीक है, मतलब ओम का ओम। उसके बाद होगा ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या अर्थ है, उदाहरण दीजिए। वे अभिक्रिया जिसमें उत्पाद बनने पर ऊष्मा मुक्त होती है उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। इसका उदाहरण दे देंगे, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऊष्मा निकलेंगे, तो हम जानते हैं ऊष्मा निकलते हैं। ठीक है, उसके बाद है इसका उदाहरण, वे अभिक्रिया जिसमें उत्पादन के बनने पर ऊर्जा अवशोषित होती है उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। ए वाला दे देंगे उसका समीकरण। ठीक है, F4 और Fe2O3 SO2 और SO3 बन रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। श्वसन को एक एक्सोथर्मिक अभिक्रिया क्यों माना जाता है, इसके बारे में बताइए। ठीक है, क्यों, मानव शरीर में, उत्तर है मानव शरीर में हमारे द्वारा खाए गए जो भोजन से ऊर्जा प्राप्त होती है, भोजन के पचने के दौरान भोजन के बड़े अणु जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन आदि होते हैं, ग्लूकोज, एमिनो एसिड और आदि जैसे सरल पदार्थों में टूट जाते हैं। ग्लूकोज कोशिकाओं में ऑक्सीजन के साथ मिलकर ऊर्जा प्रदान करता है। इस दहन प्रक्रिया का विशेष नाम श्वसन है, क्योंकि ऊर्जा पूरी प्रक्रिया में जारी रहती है, इसीलिए यह एक क्या है, एक्सोथर्मिक प्रक्रिया है। ठीक है, इसे लिखेंगे आप। उसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन है, 5 सेंटीमीटर लंबाई कोई बीम फिर से दिया गया, 30 सेंटीमीटर वक्र त्रिज्या के उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है। पूछ रहा है उत्तल दर्पण जो है उसका वक्र त्रिज्या आर दिया गया, कितना दिया है, 30 सेंटीमीटर लिख देंगे। उसके बाद आर से हम एफ निकालेंगे, तो एफ इक्वल टू R/2 होता है, तो 30 है, आर का मान 30 है, तो फोकस दूरी निकल जाएगा। ठीक है, तो 15 आ गया। उसके बाद उत्तल दर्पण बताएं, तो उत्तल दर्पण में उसका फोकस के जो साइन क्या लेते हैं, प्लस ही लेते हैं। बीम दिया गया, बीम 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, उसके बाद उसका दर्पण का सूत्र लगा देंगे, तो दर्पण का सूत्र से हम उसको भी निकालेंगे, तो ये F - V/U हो जाएगा, 1/V होगा यहाँ। ठीक है, और 15 जो F का मान 15 है, और यहाँ पर माइनस हुआ, फिर U का मान माइनस में इसी लेंगे। उत्तल दर्पण में क्या होता है, U जो होता है माइनस में लेते हैं। ठीक है, क्योंकि वो लेफ्ट साइड होते हैं। ठीक है, उत्तल दर्पण के लेफ्ट साइड है, इसीलिए माइनस, और इधर प्लस लेते हैं। ठीक है, इस तरह से वैल्यू पुट करने के बाद इसको समीकरण में हल करेंगे। ठीक है, इस दोनों का लॉस कितना आया, 60 आया। ठीक है, 15 से इसको भागा देंगे, 15 चौके 60, इसलिए 4 आया। ठीक है, और इसको इस तरह से कर देंगे, समझे, ये माइनस माइनस प्लस हो गया था। ठीक है, ये प्लस होना चाहिए। ठीक, इसलिए 4 हुआ, इसमें 7/60 हुआ। जब इसको यह करेंगे V इक्वल हो जाएगा 60/7, इसलिए 8.58 इसका सेंटीमीटर हो जाएगा। बीम की स्थिति जानना है, तो दर्पण के पीछे 8.6 आर से बनेगा। प्रतिबिंब की आभासी और सीधा होगा। प्रतिबिंब की प्रकृति लिख देना है। उसके बाद ये M इक्वल टू क्या होता है, H'/H होता है, माइनस V/U होता है, तो H'/H लिख देंगे। H' का मान तो दिया नहीं है, और उसमें H का मान दिया है, इससे करेंगे। तो करने के बाद इसका आंसर क्या निकल रहा है, ये चीज़ लिख लेंगे। अब प्रतिबिंब क्या बन रहा है, छोटा बन रहा है। देखिए पहले कितना था, 5 था ना, लेकिन छोटा बन रहा है। ठीक है, बीम छोटा बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 समान हीटरों के रेटिंग इतना 220 वोल्ट, फिर 1000 वाट का है, जो को 220 लाइन पर वोल्ट लाइन के पार एक
दूसरे के साथ श्रृंखला रखा गया है उनकी संयुक्त शक्ति क्या है। शक्ति वाला देना नहीं चाहिए था क्योंकि छाट दिया है, तो लेकिन फिर भी देखते हैं क्वेश्चन दिया गया है। तो पुल शक्ति बराबर होता है आर वी स्क्वायर बाई लिख देंगे, भी का मान तो 220 वोल्ट और पी पावर यानी 1000 पावर का दिया है। तो इसका कैलकुलेशन करके इतना आ रहा है, तो पी इक्वल टू क्या आ जाएगा, पी से यहाँ निकाल देंगे, आर का मान पुट कर देंगे। ठीक है, तो आर का मान यहाँ रख देंगे, आर इतना निकाले हैं तो इसका 2000 वाट का हो जाएगा। ठीक है, अथवा क्वेश्चन दिया है, आप अथवा वाला भी बना सकते हैं। और प्रतिरोध आर के किसी तार के टुकड़े को 5 बराबर भागों में काटा जाता है, इन टुकड़ों को फिर पाठ्यक्रम में संयोजित कर देते हैं तो संयोजन का तुल्य प्रतिरोध आर हो जाता है। तो आर डैश का अनुपात क्या होगा, इतना 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 दिया गया, इसका क्या होगा, ये जो हो जाएगा 25, 4 नंबर वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, 4 नंबर वाला होगा, इसके न्यूमेरिकल्स कर लेना है। ठीक है, नहीं समझ में आया कमेंट करके पूछिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित यौगिक को रसायन सूत्र लिखे। एथनोइक अम्ल दिया है। ठीक है, एथनोइक अम्ल का क्या होता है, ये एथनोइक अम्ल, ओइक अम्ल मतलब क्या होता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल जुड़ा रहता है। ठीक है, ये ग्रुप होगा एथनोइक अम्ल। तो इसका संरचना क्या होगा, एथनोइक अम्ल मतलब मीथेन इथेन 2 कार्बन होता है, 2 कार्बन लिखेंगे आप। ठीक है, इसमें इस तरह से आप संरचना को अच्छा से लिख लेंगे, OH ग्रुप होता है। ठीक, समझ गए, और इसमें ऐसे होगा। ठीक है, इस तरह से होगा इसका, इसमें हाइड्रोजन, इसमें हाइड्रोजन, इसमें हाइड्रोजन कर लेंगे। ठीक है, हो गया। उसके बाद है इसका ब्रोमोपेंटेन। ब्रोमोपेंटेन, पेंटेन में कितना कार्बन है, 5 कार्बन, 1 2 3 4 और 5। तो इसमें हाइड्रोजन लगा देंगे, इस कार्बन इस कार्बन इस कार्बन इस कार्बन, और यहाँ पर Br लिख देंगे तो ब्रोमोपेंटेन हो जाएगा। सब में हाइड्रोजन लगा देंगे। ठीक है, ऐसे करके सब जगह हाइड्रोजन लगा देंगे, बन जाएगा। इसमें भी लगा देना है, इस तरह से कर लेंगे इसको। फिर है ब्यूटेनॉन। ब्यूटेनॉन मतलब होता है कीटोन ग्रुप लगा है, नॉन जहाँ रहेगा मतलब वो कीटोन ग्रुप रहता है, जिसे वाला। ठीक है, तो ब्यूटेन कार्बन कितना होगा, 4 कार्बन, 1 2 3 और इधर लगा देंगे 4, ये सिंगल बॉन्ड है। ठीक है, तो इसमें आप इस तरह से कर सकते हैं, इसमें H, इसमें H, इसमें H, इसमें भी H लगा देंगे, इसमें भी हाइड्रोजन लगा देंगे, इसमें भी हाइड्रोजन लगा देंगे, इसमें भी लगा देंगे, और इसमें भी हाइड्रोजन लगा देंगे। तो इस तरह से हो जाएगा इसका क्या, ब्यूटेनॉन का। फिर हो जाता है हेक्सेनल। हेक्सेनल मतलब 6 कार्बन, 1 2 3, नेल मतलब एल्डिहाइड ग्रुप। ठीक है, 3 हुआ, 4 हुआ, 5 हुआ, 6 हुआ, 1 2 3 4 5, ये 6। ठीक है, सब में, और इसमें क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो एल्डिहाइड ग्रुप लास्ट में जुड़ेंगे। ठीक है, और सब में हाइड्रोजन लगा देंगे। ठीक है, इस तरह से लगा देंगे, जितना हाइड्रोजन है इसमें सब में हाइड्रोजन लगा देंगे, नीचे में भी लगा देंगे। समझे ना, समझ गए, समझ गए। उसके बाद होगा, उसके बाद प्रोपेनल है। प्रोपेनल में क्या हो जाएगा, प्रोपेनल में नॉल है एल्कोहल ग्रुप, प्रोपेन मेथेन एथेन प्रोपेन मतलब 3 कार्बन है, 3 कार्बन 1 2 3, और उसमें OH ग्रुप लगा देंगे, सब में हाइड्रोजन लगा दीजिएगा। ठीक है, इधर भी। उसके बाद ये हो गया। अथवा क्वेश्चन में है, ये कर सकते हैं, ऐसे धातु को उदाहरण दीजिए जो कमरे के ताप पर द्रव होती है, वो क्या होगा, मरकरी होगा। ठीक है, चाकू से आसानी से काटा जा सकता है, वो मैग्नीशियम है, लिथियम है, पोटेशियम है। ठीक है, उष्मा की सबसे अच्छी चालक क्या है, सिल्वर है, कॉपर है। ठीक है, और उष्मा की इसको चालक होती है लेड और मरकरी होते हैं। ठीक है, इसका आंसर लिख लीजिएगा। नेक्स्ट है बी सेक्शन ग्रुप में बायोलॉजी है। बहुकौशल्य प्रश्न है। पहला है, अमीबा में किस प्रकार का पोषण पाया जाता है, अमीबा में कौन सा पोषण पाया जाता है, ये होता है होलोजोइक। ठीक है ना, होलोजोइक पोषण। नेक्स्ट है, पत्ती के सतह पर मौजूद छोटे छिद्रों को क्या कहता है, स्टोमेटा कहते हैं। ठीक है, क्या बोलता है, स्टोमेटा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण के मुख्य साइट क्या है, ये क्लोरोप्लास्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिलाओं में मुख्य प्रजनन अंग क्या है, मुख्य अंडाशय है। ठीक है, ऑप्शन 2 हो जाएगा। नेक्स्ट है, नर और मादा युग्मक का संकलन क्या कहलाता है, क्या बनता है, ये क्या बनता है, जाइगोट यानी युग्मनज बनता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, खलिस्तान पूर्ण अनुवंशिकता का भिन्नता का अध्ययन क्या कहलाता है, जेनेटिक्स कहलाता है, यहाँ जेनेटिक्स लिख देंगे। ठीक है, जेनेटिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी के कारण क्या परिणाम हो सकते हैं, यदि हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाता है क्या होता है,
उत्तर है हेमोग्लोबिन हमारे शरीर में ऑक्सीजन का वहन करता है। लाल रक्त कण में यदि इसकी मात्रा कम हो जाती है तो शरीर के अंगों को सुचारू रूप से ऑक्सीजन नहीं मिल पाता, जिससे भोजन का ऑक्सीकरण पूर्णतः नहीं हो पाता, जिससे ऊर्जा कभी भी कम आती है और क्या होता है, और थकावट उत्पन्न होता है। इसकी कमी से व्यक्ति एनीमिया से पीड़ित हो सकते हैं और उसका जान भी जा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अलैंगिक जनन की अपेक्षा लैंगिक जनन के क्या लाभ हैं। पहला लाभ है लैंगिक जनन से अधिक भिन्नताएं उत्पन्न होती है जो स्पेसीज के अस्तित्व के लिए आवश्यक है। दूसरा लिखेंगे लैंगिक जनन में दो भिन्न जीव हिस्से लेते हैं एवं संयोजन तो क्या होता है, अद्भुत होता है। ये लिखेंगे, 2 नंबर क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कैसे होता है। उत्तर है मनुष्य में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड के परिवहन को श्वसन कहते हैं। यह प्रक्रिया है ना फेफड़ों द्वारा उत्पन्न की जाती है और फेफड़ों में सांस के द्वारा पहुंचाई गई वायु में हीमोग्लोबिन रक्त और ऑक्सीजन को ग्रहण करके शरीर की सभी कोशिकाओं तक पहुंचाता है। इस प्रकार ऑक्सीजन शरीर के प्रत्येक अंग तक पहुंच जाता है और इसी प्रकार CO2 कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारे शरीर में ग्लूकोज के खंडित होकर ऊर्जा में बदलने पर बनता यह है CO2 रक्त में संपर्क आने पर उसके प्लाज्मा में घुल जाता है और यह CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड प्लाज्मा के द्वारा पूरे शरीर में पुनः रक्त से वायु चली जाती है और अतः वह नाक द्वारा बाहर निकाल दी जाती है। किसको? कार्बन डाइऑक्साइड को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कायिक परिवर्तन से क्या समझते हैं, कायिक परिवर्तन क्या फायदे हैं। फायदे हैं इसका क्योंकि कायिक परिवर्तन पहले लिखेंगे। कायिक परिवर्तन जो होता है क्या होता है कायिक परिवर्तन से, कायिक परिवर्तन से द्वारा उगाए गए जो पौधे में बीज द्वारा उगाए पौधों की अपेक्षा पुष्प एवं फल कम लगते हैं। दूसरा है आनुवंशिक रूप से समान पौधे पर उत्पादन किया जा सकता है। यह पौधों में गुणन का एकमात्र तरीका है जो बीज का उत्पन्न नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जाइलम तथा फ्लोएम के पदार्थों का वहन का अंतर क्या है। ठीक है, तो जाइलम में क्या होता है, जाइलम द्वारा वहन करता है। इसमें जल एवं खनिज लवण केवल ऊपरी मुखी दिशा में होते हैं जाइलम में। ठीक है, उसके बाद है फ्लोएम जल तथा लवण का संवहन दाब एवं जो बाष्पोत्सर्जन कर्षण करता है। ठीक है, फ्लोएम में क्या लिखेंगे, फ्लोएम दहन इसमें भोजन अमीनो अम्ल एवं संवहन दोनों दिशाओं में ऊपरी मुखी और अधोमुखी होती है। दूसरा है इसमें ATP ऊर्जा का प्रयोग होता है। दोस्तों मेरे वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब दोस्तों में शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए जिससे कि हमको भी मोटिवेशनल मिले। ठीक है, और नेक्स्ट हम प्रारूप लेकर आ रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद है गर्भ निरोधक की विभिन्न विधियाँ कौन सी हैं, है ना। पहला है अवरोधक विधि। इन विधियों के शरीर के बाहर अर्थात ऊपरी त्वचा पर प्रयोग किया जाता है, जैसे नर के लिए कॉन्डम्स के लिए मध्यपट ये शुक्राणु का मादा के अंडों से नहीं मिलाने देती। ठीक है, दूसरा है रासायनिक विधि है। ये सभी विधियाँ मादा के द्वारा प्रयोग में ली जाती है। मादा मुख्यतः गोलियों द्वारा गर्भनिरोधक को रोक सकती हैं। गोलियाँ होती है। ठीक है, गोलियाँ विशेष में होता है माने शरीर के हार्मोन्स में बदलाव उत्पन्न कर देती है, पर कई बार इसके बुरे प्रभाव भी पड़ते हैं। दूसरा है लोप अथवा कॉपर्टी लेते हैं। गर्भनिरोधक में स्थापित करके भी गर्भाधान को रोका जा सकता है, ये भी लिख सकते हैं आप। नेक्स्ट है मानव उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। मनुष्य का दोहरे परिस्थिति का व्याख्या कीजिए। विकास को प्रगति नहीं समझा सकता है, व्याख्या कीजिए। अवशेषी अंग क्या है, उदाहरण दीजिए। सबसे पहले बनाएंगे मनुष्य का नामांकित चित्र बनाने बोल रहा है। ठीक है, ये अथवा दिया है, नामक चित्र इस तरह से बना लीजिएगा। ठीक है, ये सिरा होता है, ये धमनी होता है। ठीक है, ये वाला मुक्त वाहिनी, ये मूत्राशय, ये मूत्र मार्ग है। इसे बना लेंगे आप। उसके बाद डिस्कस करेंगे दूसरा वाला है मनुष्य में हृदय में रक्त के 2 बार गुजरता है, इसे दोहरा परिसंचरण कहते हैं। सिराओं द्वारा विभिन्न भागों से, है ना, और शुद्ध रक्त हृदय में लाया जाता है। हृदय से शुद्ध करने के लिए अलग मार्ग से फुसफुस में भेज दिया जाता है, जहां ऑक्सीजन रक्त में आ जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर विसरित हो जाती है। इस प्रकार युक्त रक्त पुनः हृदय से आ जाती है, जिस शरीर के अंगों में पहुंचाने के लिए पंप कर दिया जाता है। ये लिख लेंगे आप। ठीक है, अच्छे से लिख लेंगे। अथवा में क्वेश्चन थे। ठीक है, जीवधारी पहला क्वेश्चन है जीवधारियों का संरचना व्यवहार में होने वाले अनुक्रमणीय लगातार परिवर्तन जटिल हो जाता है और वर्षों तक चलता है, विकास कहलाता है। जबकि सजीव में होने वाले सकारात्मक परिवर्तन प्रगति के लिए विकास को प्रगति नहीं समझा जा सकता है। नेक्स्ट
उस क्वेश्चन में लगे थे, देखो 2 नंबर वाला यहाँ है, दोनों अवशोषी अंग क्या है और उदाहरण दीजिए वाला है। ठीक है, अवशोषी अंग क्या है? अवशोषी अंग है अवशोषी अंग जीवधारियों में पाए जाने वाला वैसे अंग है जो आवश्यक एवं उपयोग के अभाव में मात्र अवशेष के रूप में बचे हुए पाए जाते हैं, उसे अवशोषी अंग कहलाते हैं। ठीक है, उसका उदाहरण भी लिख लीजिएगा, मनुष्य की आंखों की, हाँ, निमेषक झिल्ली अवशोषी अंग है। ठीक है दोस्तों, मेरे वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब दोस्तों में शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और मेरे चैनल में बने रहिए। और नेक्स्ट प्रारूप हम ला रहे हैं इसका, ठीक है, और मैथ का भी लाऊंगा, तो मेरे चैनल में बने रहिए और सब्सक्राइब कीजिएगा। अंतिम बार में बोल रहे हैं। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू फॉर